दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, मैंने शीत युद्ध का दौर पिछली 4 वीडियो में पूरा किया, कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जिनके पास इन वीडियो को देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, उनके लिए मैंने स्पेशल 10 मिनट के अंदर पूरे लेसन को कवर किया है। तो आइए इस वीडियो की तरफ। हम क्लास 12 के चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर का एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, और इसमें मैं आप सभी को वो प्रश्न करवाऊंगी जो हमेशा पेपर में आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो शीत युद्ध किसे कहते हैं, ये एक ठंडा युद्ध है और यह विचारधाराओं का वैचारिक युद्ध है, मतलब विचारधाराओं का है। इसके अंदर कौन सी विचारधारा थी, अमेरिका में पूंजीवाद और सोवियत संघ में साम्यवाद। ये जो है विचारधाराओं का वैचारिक युद्ध है। वैचारिक क्या होता है, जो खाली विचारों का होता है, इसमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी बात इसमें क्या है कि कई बार आ जाता है कि शीत युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे। तो शीत युद्ध में अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर 2 देश शामिल थे। फिर आ जाता है कई बार कि इनको जो है चुनौती देने के लिए कौन सा गुट बना। तो इसमें क्या आएगा कि इनको चुनौती देने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आया। अमेरिका को जो है हम पहली दुनिया कहते हैं। पहली दुनिया कैसे कि अमेरिका और अमेरिका के साथ जितने भी देश शामिल हुए, यानी जिन देशों के साथ उसने गठबंधन किया, उस गठबंधन के साथ जितने देश बने उसको हम कहेंगे पहली दुनिया। और सोवियत संघ और उसके जो अन्य देश थे जो उनके साथ मिला के एक शक्ति बनी, उसको कहते हैं हम दूसरी दुनिया। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तीसरी दुनिया किसे कहते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। इसका विचार 1953 में आया था और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दिमाग में आया था। उसके बाद आता है क्यूबा मिसाइल संकट। ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, ये 1962 में हुआ। कैसे हुआ कि अमेरिका के तट के पास बसा क्यूबा सोवियत संघ का मित्र था, यानी उनकी विचारधारा जो है साम्यवाद थी दोनों की। इसलिए अमेरिका पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए क्यूबा पर सोवियत संघ ने 1962 में अपना सैनिक अड्डा बना लिया। अब सोवियत संघ क्या सोचता था कि अगर मैं इसको क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना लेता हूं तो अस्त्र शस्त्र अमेरिका के पास जमा हो जाएंगे। अगर कभी आगे आने वाले समय में युद्ध भी होता है तो आप बड़ी आसानी से मतलब वहां से अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, 1962 में उसको सैनिक अड्डा बना लिया क्यूबा को। अब 3 सप्ताह के बाद अमेरिका को ये बात पता चली, तो उसने भी जवाब में अपने जहाजी बेड़े भेजे और सोवियत संघ को चुनौती दी कि वो पीछे हट जाए, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। अब सोवियत संघ को भी पता है कि वो जो है दोनों ही देशों के पास परमाणु बम है, और अगर ऐसा कोई युद्ध होता है तो दोनों ही देशों का भारी नुकसान होगा, इसलिए वो भी पीछे हट जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। उसके बाद आता है अपरोध। अब मैंने क्यूबा मिसाइल संकट में बताया कि युद्ध हुआ नहीं, लेकिन बिल्कुल होने पर था। तो ऐसे समय को हम क्या कहते हैं, अपरोध कहते हैं। यानी युद्ध की संभावना का होना पर युद्ध न होना अपरोध कहलाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ट्रूमैन का सिद्धांत किसे कहते हैं। ट्रूमैन कौन था। ट्रूमैन था अमेरिकी नेता उस समय पे। तो ट्रूमैन ने क्या किया था कि साम्यवादी विचारधारा को रोकने का सिद्धांत बनाया था। उस सिद्धांत को ही ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद आता है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया, सैन्य संगठन। तो नाटो का मुकाबला करने के लिए वारसा संधि हुई। आप सभी को पता है ये 1955 में हुई थी और ये 1949 में बना था। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। चलो आगे चलते हैं, हम फटाफट कर लेते हैं जो मैंने सैन्य संगठन के बारे में आपको बताया उसके बारे में। ये यूएसए के थे। यूएसए ने 3 संगठन बनाए, नाटो, सीटो और सेंटो। नाटो बना 1949 में, फिर सीटो बना 1954 में और सेंटो का गठन हुआ 1955 में। नाटो जो है वो अब भी बना हुआ है, लेकिन सीटो जो है वो 1977 में निरस्त कर दिया गया और सेंटो जो है वो 1979 में निरस्त कर दिया गया। इसको हम जो है बगदादी संगठन भी कहते हैं। इसका जवाब देने के लिए यूएसएसआर यानी जिसे हम पूर्वी गुट भी कहते हैं, उन्होंने बनाया वारसा पैक्ट। ये भी 1955 में बना और इसने वारसा पैक्ट ने जवाब दिया जो है पश्चिमी गुट के नाटो का। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ते हैं महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या क्या लाभ है। महाशक्तियाँ जो है, जो गठन बने, जो सैन्य संधियाँ हुई, वो क्यों हुई और कैसे हुई, महाशक्तियों ने इन देशों का सहारा क्यों लिया।
तो सबसे पहली बात है महत्वपूर्ण संसाधन। एक तो महाशक्तियों को क्या है कि छोटे देशों के अंदर जो संसाधन थे, महत्वपूर्ण संसाधन थे, उनका वो उपयोग आसानी से कर सकते थे। दूसरा क्या है, भू क्षेत्र का उपयोग। महाशक्तियाँ थी वो उनके क्षेत्र का उपयोग कर सकती थी, वहाँ पर सैन्य संगठन कर सकते थे, वहाँ पर सैनिक ठिकाने बना सकते थे, और भी काफ़ी जो है उपयोग उनके भू क्षेत्र का किया जा सकता था। तीसरा है सैन्य संगठन की आर्थिक मदद। जो छोटे छोटे देश थे उनके अंदर जो महाशक्तियाँ अपनी सेनाएं भेजती थी, तो उन सेनाओं का खर्चा खाने पीने का ये छोटे देश उठाते थे। इससे सैन्य संगठन महाशक्तियों के काम आ रहे थे और उनका खर्चा उठा रहे थे छोटे देश। उसके बाद है सैनिक ठिकाने। महाशक्तियाँ क्या थी कि इतनी बड़ी सेना को अपने देश में नहीं रख सकती थी, तो वो सैनिक ठिकाने बना रही थी छोटे छोटे देशों के अंदर। उसके बाद ये कहते हैं कि ये तो महाशक्तियों को फ़ायदा था, लाभ था छोटे देशों को अपने में मिलाने का, लेकिन छोटे देशों को क्या फ़ायदा था महाशक्तियों के साथ मिलने का। आइए एक बार इस पे भी नज़र मार लेते हैं। छोटे देशों को महाशक्तियों से लाभ, पहला तो सुरक्षा का, सुरक्षा थी। उन्हें ये लगता था कि हम बड़े देशों के साथ रहेंगे तो हमारी भी सुरक्षा बनी रहेगी। अगर कोई देश हमारी तरफ हमला बोलता है तो उसमें क्या होता है कि बड़ी महाशक्तियाँ जो हैं वो उनका साथ देंगी, तो उनको मतलब वो सुरक्षा के लिए निश्चित से थे इनके साथ मिलकर। दूसरा आर्थिक मदद, अगर उन्हें आगे कभी भी मदद की आवश्यकता होगी तो बड़ी शक्तियाँ जो है उनकी मदद करेंगी। तीसरा क्या था, हथियार। उन्हें जो है हथियार किससे मिल रहे थे, महाशक्तियों से मिल रहे थे। जब भी कभी युद्ध होता था दूसरे देश हमला करते थे और अगर उनके पास हथियार नहीं होते थे तो महाशक्तियाँ हथियारों से भी उनकी मदद करती थी। और लास्ट है सैन्य सहायता। और जब भी छोटे देशों को सेना की आवश्यकता होती थी तो ये महाशक्तियाँ ही जो है अपनी सेना भेजकर उनकी रक्षा करती थी। तो ये 4 पॉइंट है। के बाद हम आगे का पढ़ते हैं। चलिए तो आइए एक बार जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ऊपर नज़र मार लेते हैं, पूरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूएसए और जो यूएसएसआर हैं वो 2 गुट पहले ही बने हुए थे विश्व के अंदर, और उसके अंदर जो है काफ़ी संख्या में देश जो है, कोई पश्चिमी गुट में शामिल था तो कोई पूर्वी गुट में शामिल था। इनके अलावा देशों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन बहुत सारे देश जो हैं वो आज़ाद हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, और वो नहीं चाहते थे किसी भी गुट में शामिल होकर दोबारा से अपने आप को गुलाम बनाना। वो स्वतंत्र नीति निर्धारण करना चाहते थे। वो अपने आप को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान के साथ दिखाना चाहते थे। वो दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करना चाहते थे। मतलब काफ़ी रीज़न थे कि वो इनमें शामिल नहीं होना चाहते थे। इसके लिए जो है कि अलग से जो चीज़ उभर कर आई वो थी गुटनिरपेक्षता। ये कहाँ से हुई और इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की भारत के नेहरू जी ने। सबसे पहले विचार उनके दिमाग में आया, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो अलग से ऐसा कुछ करता है तो वो दोनों ही गुटों के निशाने पे आ जाएगा। इसलिए इसके ऊपर उसने अपने दोस्तों से बात की। मिस्र के नेता थे नासिर और यूगोस्लाविया के नेता थे टीटो। तो इन्होंने उनसे बात की और 1956 में जो है उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। अब इनका साथ देने के लिए इंडोनेशिया के नेता थे सुकर्णो, वो भी यही चाहते थे कि किसी गुट में शामिल ना हो, और घाना के थे एनेकुमा, वो भी यही चाहते थे। तो कुल मिला के जो है 5 देशों ने इसकी स्थापना की। इसके संस्थापक देश हुए भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि 56 के बाद इसमें एक शिखर सम्मेलन रखे गए कि हर 3 साल में एक शिखर सम्मेलन होगा और उसमें मुख्य मुख्य समस्याओं का जो है समाधान करने के लिए वार्ता होगी। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पहला जो हुआ वो हुआ 1961 में। कहाँ पे हुआ? बेलग्रेड के अंदर, और इसमें 25 सदस्यों ने भाग लिया। अब इसके बाद जो है 17वां सम्मेलन 2016 में हुआ। ये वेनेजुएला में हुआ और इसमें 120 सदस्यों ने भाग लिया। 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ और ये अजरबैजान में हुआ। ये इसके मुख्य शिखर सम्मेलन मैंने आपको बताए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। उसके बाद ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थ है या पृथकवाद है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। ना गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है तटस्थ है और ना ही वो पृथकवाद है। थैंक यू।
मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।